नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी यूपी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजपूत काल के विषय में। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे इसमें राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ पढ़ेंगे तथ्य। उसके बाद हम देखेंगे राजपूत राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार वंश को देखेंगे, फिर चौहान वंश को, परमार वंश को, उसके बाद गढ़वाल वंश को, फिर बुंदेलखंड का चंदेल वंश और गुजरात का सोलंकी वंश, त्रिपुरा का कलचुरी वंश, 8वां सिसोदिया वंश और फिर अंत में हम तोमर वंश से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, हम ऐसे तथ्यों को कवर करेंगे जो कि परीक्षा में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्लाइड के साथ। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सबसे पहले बताया था कि राजपूत जो शब्द है ये संस्कृत भाषा के राजपुत्र शब्द का अपभ्रंश है। राजतरंगड़ी जो कल्हण द्वारा रचित थी, इसमें बताया गया है कि 36 राजपूत कुलों का वर्णन है। कुछ विद्वानों के अनुसार राजपूत जाति के लोग प्राचीन आर्य क्षत्रिय नहीं बल्कि उत्तर से आए सीथियन एवं शक हैं, क्योंकि शक और सीथियन के रीति रिवाज जो थे आपस में मिलते थे और जिसमें बताया गया सूर्य पूजा, अश्वमेध यज्ञ करना, ये सब जो थे ये शक और सीथियन के रीति रिवाजों से मेल खाते हैं, जो कि राजपूत काल में भी प्रचलित थे। फिर उसके बाद देखते हैं जो राजपूत राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनके जो दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, उन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासों में राजपूतों के विषय में कि राजपूत जो थे आबू पर्वत पर वशिष्ठ द्वारा किए गए अग्निकुंड से 4 योद्धा राजपूत योद्धा पैदा हुए, जिनमें प्रतिहार को बताया है, परमार को बताया है, चालुक को बताया और चौहान बताया है कि निकले, इन्होंने दैत्यों को खदेड़कर पाताल में पहुंचा दिया। ठीक है, तो ऐसा कहना चंद्रबरदाई का है। फिर राजपूतों के प्रशासन के विषय में देखें तो ये जागीरदारी ढंग का था। राजपूत काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अतिरिक्त कई नई उपजातियां भी थीं, जैसे कायस्थ नामक जो जाति थी, ये नई जाति का उद्भव राजपूत काल में ही हुआ। राजपूत काल में बड़े पैमाने पर सती प्रथा होती थी, जौहर प्रथा बहुत ज़्यादा थी। युद्ध के बाद जो राजा मर जाते थे तो उनके महल की स्त्रियां जौहर कर लेती थीं, अग्निकुंड में कूद जाती थी, तो उसे जौहर प्रथा कहते थे। कन्या का जन्म जो था ये राजपूतों में अच्छा नहीं समझा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं राजपूत राजवंशों के संबंध में महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में। गुर्जर प्रतिहार वंश में देखते हैं गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में से प्राप्त होता है। इस वंश की स्थापना किसने की थी? हरिचंद नामक राजा ने की थी। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक था और इसने कब स्थापना की थी? 730 से 756 ईस्वी के बीच में ये गद्दी पर स्थापित रहा। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? ये मिहिर भोज था। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वो विष्णु का भक्त था, उसने विष्णु के सम्मान में ही आदि वराह की उपाधि धारण की थी। तो अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी, तो आपको ध्यान रखना है कि मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। आगे देखते हैं राजशेखर जो था ये प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का जो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था ये कौन था? यशपाल था, जो कि 1036 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसके बाद हम देख लेते हैं राजशेखर जो कि एक प्रसिद्ध कवि थे और इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो इसमें सबसे पहले काव्य मीमांसा, भुवन कोश, फिर कपूर मंजरी, बाल रामायण, विदुषाल भंजिका, हरविलास और बाल भारत, ये सब जो हैं ये राजशेखर की रचनाएं हैं। तो इनको जरूर ध्यान रखिएगा, अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन सी हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। काव्य मीमांसा है, फिर भुवन कोश है, कपूर मंजरी है, बाल रामायण है, विदुषाल भंजिका है, हरविलास है और बाल भारत है। ये राजशेखर द्वारा रचित रचनाएं हैं। इसके बाद देखते हैं चौहान वंश के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। 7वीं सदी में सांभर अजमेर के आसपास के क्षेत्र में वासुदेव ने शाकंभरी के चौहान राज्य की स्थापना की। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये वासुदेव था। ठीक है, इस वंश का प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अहिछत्र थी, जो शुरुआती राजधानी थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ वीसल देव था, जो कि 1153 से 1163 ईस्वी में था, जिसने हरिकेली नामक सांस्कृतिक नाटक की रचना की। फिर सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। सोमदेव जो थे विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने कौन सी लिखी थी? ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, सोमदेव का है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ का द्वारा निर्मित एक विद्यालय था, जिसे बाद में
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा में परिवर्तित कर दिया था। पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो इस वंश के अंतिम शासक थे और शक्तिशाली शासक थे। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का ही राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। जयानक ने जो है पृथ्वीराज विजय तथा जयचंद ने हमीर महाकाव्य की रचना की है। तो कन्फ्यूजन हो जाता है पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय के बीच में, तो आपको ध्यान रखना पृथ्वीराज विजय जो है ये लिखी है जयानक ने। ठीक है, तो ये जयानक द्वारा लिखित है और जयचंद ने हमीर महाकाव्य की रचना की। रणथंबोर के जो जैन मंदिर का शिखर है ये पृथ्वीराज तृतीय द्वारा बनाया गया था, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। तराइन का जो युद्ध हुआ था ये 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। लेकिन उसके 1 साल बाद ही पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी बदला लेने के लिए पुनः तराइन के द्वितीय युद्ध में शामिल हुआ 1192 ईस्वी में, जिसमें गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की यानी पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया। चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला राजपूत वंश है परमार वंश। इसके विषय में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात। 820 ईस्वी में उपेंद्र ने कन्नौज के प्रतिहार साम्राज्य के खंडहरों पर परमार वंश की स्थापना की। परमार वंश का संस्थापक कौन था? ये उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी कौन सी थी? ये धारा नगरी थी, जो कि प्राचीन राजधानी उज्जैन थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? ये राजा भोज था। ठीक है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता राजा भोज के विषय में। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। नैषधीय चरित्र के लेखक श्रीहर्ष जो थे एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतंग थे। तो ये भी ध्यान रखना, कुछ कृतियां जरूर ध्यान रखिएगा। श्रीहर्ष ने जैसे लिखी थी नैषधीय चरित्र और प्रबंध चिंतामणि लिखी थी मेरुतंग ने। फिर राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्त तरु है, जिसमें वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों एवं उनके उपयोग का उल्लेख है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है लोक सेवा आयोग में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नवशांक शांक चरित्र के रचयिता जो कौन थे? ये पद्म गुप्त थे। और दशरूपक के रचयिता कौन थे? ये थे धनंजय, जिन्होंने इसके बाद दशरूप लोक के रचयिता कौन थे? ये धनिक थे। ठीक है, और हलायुद्ध एवं अमतकीर्ति जैसे विद्वान वाकपति मुंज के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं मुंज 974 से 995 ईस्वी में दरबार में धनिक, हलायुद्ध, पद्मगुप्त एवं धनंजय नामक विद्वान रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था? ये राजा भोज था। ठीक है, जिसने अपनी कविताओं की कई नाटक और कविताओं की रचना की थी। भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। अपनी राजधानी में कौन सा मंदिर बनवाया था? सरस्वती मंदिर। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। आईने अकबरी के अनुसार भोज के दरबार में लगभग 500 विद्वान रहते थे। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोज नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। राजा भोज जो थे ये के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चौहान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने के सेनापति जो नुसरत खान और उलूग खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया। फिर क्या हुआ? 1297 ईस्वी में मालवा को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया और इस तरह मालवा के जो वंश था परमार वंश, इसका पतन हो गया। इसके बाद हम देखते हैं बुंदेलखंड का चंदेल वंश। बुंदेलखंड के चंदेल वंश के बारे में भी कुछ पढ़ते हैं। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जेजाक भुक्ति। नन्नुक जो थे 831 ईस्वी में इस वंश का प्रथम राजा था। चंदेलों ने खजुराहो को राजधानी बनाया था। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन जो था ने कालिंजर को जीतकर महोबा को राजधानी बना लिया। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। धंग देव, जिसे हम धंग भी कहते हैं, ने राजधानी को कलिंजर में बदलकर खजुराहो में स्थानांतरित कर दिया। धंग देव के उत्तराधिकारी गंड देव ने महमूद गजनवी के विरुद्ध बने भारतीय राजसंघ का सहयोग किया था। ठीक है, तो इसके बाद अन्य देखते हैं कुछ। कंदरिया महादेव का निर्माण जो था ये धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। धंग ने गंगा, जमुना
के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था। विद्याधर ने प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या की थी। 1022 ईस्वी में महमूद के दूसरे आक्रमण के समय विद्याधर ने उससे शांति समझौता किया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मित्र ने प्रबोध चंद्रोदय नामक रचना की। ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी कृष्ण मिश्र ने। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण भी किया था। आला उदल नामक 2 सेनानायक जो थे परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान ठीक है के साथ युद्ध किया था, और पृथ्वीराज चौहान ने इन दोनों को की हत्या कर दी थी, मतलब मार दिया था। तो अलाउदल जबकि बहुत वीर थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में हार गए थे। चंदेल वंश के अंतिम शासक परमर्दी देव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली, और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर 1305 ईस्वी में चंदेल राज्य दिल्ली में मिला लिया गया, और इस प्रकार चंदेल वंश की भी पतन हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं गढ़वाल वंश के विषय में। कन्नौज के 1080 से 85 के मध्य चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना की। इस वंश का प्रतापी शासक था गोविंद चंद्र, को उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। ठीक है, तो ये उसकी एक उपाधि समझ लीजिए है। गोविंद चंद्र के मंत्री लक्ष्मीधर द्वारा कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की गई। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी थी, ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। किसने बनवाया था? रानी कुमार देवी ने। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर में जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था, जिसमें इनके बहुत सारे जो वीर दोस्त थे वो मारे गए थे। यही कारण पृथ्वीराज तृतीय की यानी पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी से हार का भी एक प्रमुख कारण था कि बहुत सारे इनके दोस्त जो थे वो संयोगिता के अपहरण के चक्कर में मर गए थे, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान कमज़ोर हो गए थे। और इस बार जब द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो उनका गौरी का सामना नहीं कर पाए और गौरी के धोखे से हार गए। इस वंश का अंतिम शासक यानी कि गढ़वाल वंश का अंतिम शासक शक्तिशाली शासक कौन था? जयचंद था। ठीक है, जिसकी 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी के साथ, जिसमें पराजित कर मोहम्मद गौरी ने इसकी हत्या कर दी थी। जयचंद द्वारा संस्कृत के प्रख्यात कवि श्रीहर्ष को संरक्षण दिया गया, जिसने नैषधीय चरित्र और खंड खाद्य की रचना की। आगे देखते हैं बुंदेलखंड का चंदेल वंश देख लेते हैं। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम हम इसको देख चुके हैं, तो इसको अब हम दोबारा नहीं देखेंगे, दोबारा आ गया है। आगे हम देखते हैं गुजरात के सोलंकी वंश के विषय में। ठीक है, गुजरात के सोलंकी वंश जो कि चालुक्य वंश थे। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज प्रथम ने अहलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। मूलराज प्रथम जो था ये शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम जो था ये 1025 से 1026 ईस्वी के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण व लूटपाट की थी। जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था उस वक्त कौन था? उस वक्त भीम प्रथम जो था वो शासक था। महमूद गजनवी ने उसी के समय पे सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और भारी लूटपाट की थी। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सामंत जो था भीम प्रथम का विमल, इसने ही बनवाया था आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। फिर सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जो हुआ वो जयसिंह हुआ। इसका काल था 1094 से 1153 ईस्वी में। जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की और जैन आचार्य हेमचंद को संरक्षण दिया था। एक मंडप बनाकर जयसिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की माउंट आबू पर्वत पर यानी राजस्थान पर गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण जयसिंह सिद्धराज ने किया था। अजय पाल के पुत्र मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गौरी को परास्त किया। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले आक्रमण किया था अजय पाल जो मूलराज द्वितीय था इसके ऊपर किया था, लेकिन वहाँ पे उसको हार मिली थी। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासन काल में हुआ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है मोढेरा का मंदिर। आगे देखते हैं सोलंकी शासक जो कुमारपाल जैन मत का अनुयायी था, वो जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सोलंकी वंश का अंतिम शासक जो था ये भीम द्वितीय था, और भीम द्वितीय के एक सामंत थे लवण प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। तो बघेल वंश की स्थापना इन्होंने की थी। भीम द्वितीय को 1187 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया।
कर्ण द्वितीय बघेल वंश गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। अंततः ये वंश भी खत्म हो गया। त्रिपुरी का कलचुरी वंश के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। ये राज्य जो था ये नर्मदा के दक्षिण और गोदावरी के उत्तर में स्थित था। कलचुरी जो वंश था की स्थापना 845 ईस्वी में कोक्कल ने की थी। ठीक है, तो किसने की थी? कोक्कल ने। कलचुरियों की राजधानी जबलपुर मध्य प्रदेश के निकट त्रिपुरी में थी। कलचुरी शासक युवराज ने केयूर वर्ष उपाधि धारण की। राजशेखर ने युवराज के दरबार में ही काव्य मीमांसा विदुषाल भंजिका की रचना की। विदुषाल भंजिका में युवराज को उज्जैनीय भुजंग कहा गया है। 10वीं सदी के मध्य में लक्ष्मण राज ने स्वतंत्र चेदी राज्य की स्थापना की। इस वंश का एक शक्तिशाली शासक था गांगे देव, ठीक है, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। गांगे देव ने 1019 से 1041 ईस्वी तक राज्य किया। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक था कर्णदेव, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलंगाधिपति की उपाधि धारण की। कर्णदेव जो था 1041 से 1070 के मध्य में शासन काल रहा। शैव मतानुयायी था ये। उसने बनारस में कर्णमेरू नामक शैव मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसके बाद हम सिसोदिया वंश के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। परीक्षा उपयोगी। सिसोदिया वंश जो था ये स्वयं को शूरवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश भगवान राम को से अपना संबंध जोड़ते थे। इस वंश के राजपूत सूर्यवंशी कुल से अपना संबंध बताते हैं। हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी, तो आपको ये ध्यान रखना हमीर देव ने की थी। फिर महाराणा प्रताप जो थे सिसोदिया वंश के ही थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप किस वंश के थे? सिसोदिया शासक जो थे मेवाड़ यानी राजस्थान पर राज्य करते थे। इनकी राजधानी कौन सी थी? इनकी राजधानी थी चित्तौड़। खतौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में, जो कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? ये खानवा का युद्ध हुआ था। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक महाराणा प्रताप हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध जो था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ, ये 1576 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। ठीक है, अंत में हम देख लेते हैं तोमर वंश से संबंधित। तोमर वंश का संस्थापक अनंगपाल तोमर था, जो कि 736 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। दिल्ली की स्थापना अनंगपाल तोमर ने ही की थी। तोमरों की राजधानी उस वक्त ढिल्लिका कहा जाता था, लेकिन बाद में दिल्ली भी उसे कहा जाता था। राजा जौला तोमर वंश का सामंती सरदार था। तोमर जो थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण राजपूतों वंश से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जानकारी थी। प्रश्न आएगा अगर राजपूत काल से तो इसी तथ्यों में से आएगा। इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं आता है राजपूत काल से। तो दोस्तों फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।